हाँ, ये विजडम लॉब का ले ले जरा, ये भी स्क्रीन में आ जाए जरा, विजडम लॉब। ठीक है जी, इसकी और ही चीज मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये जी विजडम लॉब मान रहा है ना जी, ये लो, ये पीछे पहले 37 से पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने ट्रांसलेट चेंज की है, ये देखो। वो कहते हैं डिजायरिंग बॉडीली प्यूरिफिकेशन, जो अपने शरीर की पवित्रता या उसको पाक करना चाहता हो, वन शुड सिप वाटर थ्राइस, 3 बार कुर्ली कर ले। देन ही शुड ट्वाइस वाइप हिज माउथ, 2 बार अपने मुंह को पूंछ ले। बट द वुमेन एंड द शूद्र, ये ला विजडम लोग क्या कह रहा है, वुमेन एंड द शूद्र शुड ईच डू इट वंस ओनली, वो एक बार ये कुल्ली भी करेंगे और एक बार अपना मुंह पोछेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये 3 बार कुल्ली, ठीक है, और ये 2 बार मुंह पर हाथ फेरना, ये 3 बार ही क्यों, 1 बार या 2 बार या 4 बार क्यों नहीं, ये 2 बार क्यों, 1 बार और 3 बार और 4 बार क्यों नहीं, और यही अधिकार औरत और शूद्र को क्यों नहीं दिया गया। ये तुम्हारा विजडम लॉब है, विजडम लॉब, ये पकड़ ले अपना लोब। अच्छा, अगला सवाल सुन ले। बाय शूद्राज लिविंग अकॉर्डिंग टू लॉ, ये विजडम लॉब है तुम्हारा, देख लो। अच्छा, बाय शूद्राज लिविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो शूद्राज जो नियम के अनुसार रहें, यानी सनातन धर्म के, शेविंग शुड बी डन एवरी मंथ, उनका मुंडन हर महीने करना है। दाढ़ी मूंड दो, टिंड भी कर दो अगर करनी है तो, वैसे टिंड नहीं, दाढ़ी छुड़ी मूंड के रखो उनकी। ऊपर नीचे से बाल भी उनके मूंड के रखो, हर महीने, हर मास। क्यों भाई हर महीने क्यों, हर 2 महीने में क्यों नहीं, हर 15 दिन के बाद क्यों नहीं, हर 6 महीने में क्यों नहीं। द बस मैनर ऑफ प्योरिफिकेशन शुड बी लाइक दैट ऑफ द वैश्या, तो वैश्या की तरह अपने आप को पाक करना है। अब सुनना जरा, शूद्र का खाना क्या होना है, एंड देयर फूड शेल कंसिस्ट ऑफ द लिविंग्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न मैन, शूद्र का खाना वो टुकड़े होंगे, वो जूठा खाना होगा जो द्विज जन्मे हुए पुरुष का होता है। द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्णों के लोगों का खाना जो बचा होगा, कंसिस्ट ऑफ द लिविंग्स, टुकड़ों पर पले शूद्र। ये है जी आपका विजडम लोब, विजडम लोब। अल चल दौड़ जाऊं मेरा भरा, शाबाश, नजर ना आई मैनू। कितने सनातनी है जी, ये गाना बजाना तो फलाना ढमकाना। हाँ सुन ले, राम आ गई हूं। यूहान हमारे साथ आए हैं, हाँ यूहान। हेलो जी जी भाई। जी भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार, तुम मेरे साथ को डील ही खत्म नहीं कर रहे, जब आते हो तुम मुकर जाते हो। कौन सा वाला डील? मुझे तुमने कहा था कि एथियस्ट बनाने के पैसे मिल रहे हैं। अच्छा वो, अरे नहीं, वो तो मैं ऐसे ही मजाक के लिए मैसेज किया था उस दिन। नहीं नहीं, वो तो टेलीग्राम पे एक बंदे ने नहीं, मुझे 5-6 बंदों ने कहा कि ये मॉन्क जो है कह रहा है कि हम आपको इस्लाम छुड़ाने के पैसे देंगे। अच्छा नहीं, वो तो ऐसे मतलब मजाक में बोल रहा था उनको उस दिन। अच्छा अच्छा, मजाक में, ठीक है, हाँ ठीक हो गया, चलो हाँ कर लो बात, कैसे आना हुआ। जी। तो मतलब मैं जो इस्लाम का जो एक इकोनॉमी सिस्टम है, मैं उस पर थोड़ा देख रहा था वीडियोस, तो उसमें मेरे को एक डाउट आया कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जो मुस्लिम को ज्यादा टैक्स क्यों पे करना पड़ता है नॉन मुस्लिम से, ये एक सवाल था। और सेकंड सवाल है कि आपका जो इकोनॉमी सिस्टम है वो कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म से और ये कैपिटलिज्म से कैसे बेहतर है, ये हम्म, आपको साबित करना है। ये 2 अच्छा सवाल है। अच्छा, ये ठीक है। पहला ये है कि मुसलमानों से टैक्स ज्यादा लेता है। हाँ, वो ज्यादा क्यों किन पे करना पड़ता है उनको किन नॉन किन मुस्लिम से? मुसलमानों से, किन मुसलमानों से। नहीं, जो इस्लाम फॉलो करते हैं उनको ज़कात ज्यादा देना पड़ता है, मतलब हाँ सॉरी, हाँ, ज़कात सारे नहीं, उनको मुसलमान, टैक्स ज़कात देना। सारे मुसलमानों से ली जाती है ना, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, सारे जो मुस्लिम है ना, हाँ, उनसे। सबसे ली जाती है ना। नहीं मतलब कि मान लो एक नॉन मुस्लिम और एक मुस्लिम है, दोनों सेम जॉब कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर हैं, हम्म पर मुस्लिम से हम्म, ज्यादा क्यों लिया जा रहा है टैक्स? ये मेरा सवाल है। हाँ हाँ, यही पूछ रहा हूँ कि ज़कात कब हाँ ली जाती है। नहीं, सॉरी, ज़कात नहीं, मतलब टैक्स, ऐसे बोल रहा हूँ, ज़कात का वर्ड छोड़ दो। नहीं नहीं, ज़कात नहीं, आपने ज़कात आपने बोला है ना। ठीक है, मैं वापस लेता हूँ।
नहीं, वापस ऐसे तो नहीं ना मैं जाने दूंगा। आपने अब जुबान बाहर निकाली है, उसको मैंने पकड़ लिया ना। सोचना है। नहीं वो अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार नहीं करते। अब आपने बोल दिया हम्म, ज़कात, ज़कात किससे कब ली जाती है, उसका प्रोसेस क्या है? ज़कात मतलब जो टैक्स जो नॉन मुस्लिम से लेते हैं उसको ज़कात बोलते हैं शायद, मेरे को जितना नॉलेज है। नॉन मुस्लिम से जो लिया जाता है उसको ज़कात बोलते हैं। हाँ। वेरी गुड। तो नॉन मुस्लिम से फिर ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि ज़कात आपने कहा ज्यादा ली जाती है, तो आपका तो क्वेश्चन रिवर्स हो गया। आप कह रहे थे कि नहीं मुसलमान वो से ज्यादा लिया जाता है, अब आप कह रहे हैं ज़कात ज्यादा लिया जाता है और वो लिया नॉन मुस्लिम से जाता है, तो आपका सवाल टूट गया। अच्छा ठीक है, वो गलती हो गया ना, मैं फिर से कि गलतियां, बहुत क्वेश्चन को ज्यादा रिपीट गलतियां करता कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं फिर? पहले गलतियां ठीक करूं, जवाब कहाँ दूंगा मैं? हूँ। मतलब इंसान से तो गलती हो ही जाती है ना, हम तो गॉड थोड़ी ना है हम, हाँ हमसे भी हाँ गलती हो बिल्कुल। सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। तो फिर क्या करें? अब इस गलती का सोल्यूशन क्या है? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, मतलब कि जो ओवरऑल जो टैक्स है मतलब वो मुस्लिम को क्यों ज़्यादा देना पड़ता है नॉन मुस्लिम से? ये सवाल था। हाँ हाँ। सबसे पहले आपने एक चीज समझनी है। जो हुँ, इस्लामिक स्टेट के अंदर ज़कात ली जाती है, वो हर मुसलमान से नहीं ली जाती। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। हुँ, अब किन से ली जाती है? ज़कात ली जाती है उन लोगों से जिनके पास लूनर ईयर, ये कमरी होता है ना, कमरी महीना चांद का, इस्लाम में जो जॉर्जियन हाँ, हिजरियन कैलेंडर है, लूनर ईयर गुजरने पर अगर किसी व्यक्ति के पास 85 ग्राम सोना पूरा साल या उससे मिलती जुलती मालियत, करेंसी में, कमर्शियल एरिया, जो आपका घर है किसी जगह पर, या ऑफिस है, या बिजनेस है, या आपके पास कोई जानवर हैं, जो इतनी मालियत से ऊपर हों और पूरा साल गुजर जाए, ठीक है, उसके ऊपर 2.5%, 2.5% ज़कात ली जाती है। ठीक है, 2.5%। हर मुसलमान से हाँ, नहीं, सिर्फ उन लोगों से जिनके ऊपर ये पूरा, दो चीजें ऐड होनी चाहिए, 85 ग्राम सोना पूरा साल गुजरने पर, हुँ, उस बंदे से ली जाती है। और ये स्टेट का अच्छा, काम है लेना। अब हर मुसलमान तो इसे निकल गया, क्योंकि जिनसे ली जाती है, इस्लाम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कायल है। ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब यह है कि खुज मिन अमवालिहिम, कुरान में कहा खुज मिन अमवालिहिम, मतलब यह है कि जो अगनिया है, अगनिया अरबी जुबान में बोलते हैं उन लोगों को कि जिनके पास ये जो मैं बता चुका हूं दो शर्तें, पूरा साल गुजरना और 85%, 85 ग्राम सोने की मालियत का माल उनके पास एक साल तक पड़ा रहा हो या इससे ज्यादा, मिनिमम मिनिमम इतना, तो उनके ऊपर 2.5% ज़कात लगती है। ये वो है जो हाँ, उनको देना ही देना है, मैंडेटरी। इसके अलावा अगर वो सदकात एक्स्ट्रा कोई खिदमत करना चाहे वेलफेयर का, वो उनके ऊपर है। तो बेसिक टैक्सेशन ये होती है, और ये स्टेट का काम है, तो हर मुसलमान से नहीं ली जाती। इसीलिए हाँ, जब हर मुसलमान से नहीं ली जाती, तो फिर आपका ये सवाल खत्म हो जाता है कि मुसलमानों से ज्यादा क्यों लिया जाता है और नॉन मुस्लिम से कम क्यों लिया जाता है। क्योंकि सब मुसलमानों से नहीं लिया जाता, स्पेसिफिकली उन लोगों से लिया जाता है जो इसकी अहलियत या इसकी कैपेबिलिटी रखते हैं। जी। हाँ। अगली बात आपने क्या जी, की? हाँ, तो मतलब जिन-जिन से लिया जाता है मतलब उनका ज़्यादा क्यों लिया जाता है मतलब नॉन मुस्लिम के कंपैरिज़न में? मान लो कि एक हाँ डॉक्टर है हाँ। और एक दूसरा डॉक्टर है, दोनों का हम्म, सैलरी सेम है, 2 लाख अर्न कर रहे हैं, हम्म, तो हम्म, एक से ज़्यादा लिया जाएगा, एक से कम लिया जाएगा, ऐसा क्यों? इस एग्ज़ाम्पल आपने के ये याद, कॉन्टेक्स्ट हाँ, में आप ये एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल गलत है। इस्लाम टैक्सेशन इनकम बेस नहीं लगाता, सेविंग बेस लगाता है। ठीक है। इस्लाम के अंदर हाँ, टैक्सेशन, हमारे साथ दूसरी गवर्नमेंट्स का डिफरेंस यही है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इनकम टैक्स नहीं होता, सेविंग टैक्स होता है। अब डॉक्टर की, मान लो एक मुसलमान डॉक्टर है, उसकी 5 लाख तनख्वाह है, ये उसकी हाँ, इनकम है। और एक नॉन मुस्लिम डॉक्टर है, उसकी 2 लाख है, कम है। तो हाँ, नॉर्मल स्टेट्स के अंदर, ये कैपिटल सिस्टम के अंदर इनकम के ऊपर भी टैक्स लगता है। आपकी एनुअल इनकम कितनी है या आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो इनकम बेस्ड टैक्स लगता है। मगर इस्लाम के अंदर सेविंग का बेस, ये देखा जाएगा कि उस बंदे के पास माल बचा कितना है। हो सकता है जिस डॉक्टर की 5 लाख तनख्वाह है मुसलमान की, उसके एक्सपेंस जो है वो 4.5 लाख हों, उसके पास बचे ही एंड में 50,000, तो हम उसके ऊपर टैक्स कैसे लगा दें? अब मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है मुस्लिम, हाँ, 5 लाख सैलरी है। अब हम उसकी इनकम तो देख रहे हैं, मगर उसके घर के अंदर एक्सपेंस तो नहीं देख रहे। हो सकता है उसकी माँ बीमार हो, जिस माँ की दवाइयां 2 लाख खाती हो सकता है उसका बेटा पैरालाइज्ड हो सकता है उसका घर किराए का हो सकता है उसने गाड़ी की किस्तें देनी हो। ये 100 हुँ, मामलात हैं जो उसके एक्सपेंसेस होंगे।
तो हम इस्लाम एंड पे जाके देखता है कि आपकी सेविंग क्या है, आपकी जेब में एंड में कितना बचा है और वो साल गुजरा है कि नहीं गुजरा। एक तो ये पॉइंट आपने नोट करना है एग्जाम्पल के अंदर कि इस्लाम सेविंग को देखता है। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं, मुसलमान जो है उसको क्यों कहा जाता है ज्यादा। हमारे नजदीक इस्लाम के जो अहकामात था ना, इस्लाम के नजदीक उनका सिर्फ मटीरियलिस्टिक एनालिसिस नहीं किया जाता, बल्कि उनके पीछे एक स्पिरिचुअल थीम होती है, उसका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ज़कात देना ऐसे है जैसे आप अपना फर्ज अदा कर रहे हो, वो एहसान नहीं है। और वो इसलिए आपसे लिया जा रहा है कि आप सोसाइटी के अंदर एक प्रोग्रेसिव रोल अदा कर सकें, एक प्रोडक्टिव पार्ट प्ले कर सकें। तो मुसलमान के ऊपर ये जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है, जो कि पैसे वाले लोग हैं, हर मुसलमान नहीं। नंबर एक। नंबर दो ये है क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, और इस्लामिक स्टेट जारी बात है फंड्स की बुनियाद पर, मैन पावर की बुनियाद पर चलेगी। तो मुसलमान उस स्टेट के अंदर अपना रोल अदा कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनका राइट है, इस्लामिक स्टेट है। अच्छा, फिर इसके बेनिफिट्स सोसाइटी को पहुंचते हैं। एट द एंड लेबर कहां से आती है? उसी सोसाइटी के अंदर से। तो वो माल जो उनका ऊपर गया मुसलमानों का, वो सर्कल होके उन्हीं लेबर के पास आएगा। वो जितने खुशहाल होंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी पैदा कर पाएंगे। आपको पता है कितने लोग जॉब क्यों छोड़ते हैं, कंपनीज को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जो सैलरी उनको मिल रही होती है उससे उनके एक्सपेंस पूरे नहीं होते। मगर गवर्नमेंट अगर ये सर्कुलर एक टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पैदा करेगी, तो कितने ही लोग होंगे जिनके पास ज़कात के जरिए, टैक्सेशन के जरिए उनके अकाउंट में वेलफेयर के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर, जो है ना वो सोशल सर्विस के नाम पर, सीनियर सिटीजन के नाम पर, हेल्थ केयर के नाम पर उनके पास पैसे आएंगे, उनके बच्चे पढ़ सकेंगे, उनकी जो बड़े लोग हैं वो, उनको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो घर बैठेंगे और उनके अगले बच्चे, अगली नस्लें जॉब करेंगे। तो इससे मुआशरे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, वो रिलैक्स होंगे, इनोवेशन पैदा होगी, क्रिएटिव माइंड पैदा होंगे। वेस्ट के अंदर यही हुआ है कि उन्होंने जब टैक्सेशन की, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, मगर उसका अफसोस ये है एक बड़ी तादाद के अंदर मॉर्गेज सिस्टम ने या लोन सिस्टम ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर लोगों को मकरूज कर दिया। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है, लिविंग मॉर्गेज लेस। नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है। उन्होंने यूरोपियन मॉर्गेज सिस्टम को डिबंक करके रख दिया। उसकी वजह यह है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वो इंसानों को इस तरीके से चूसता है इनकम टैक्स लगाकर कि वो लोग सारी जिंदगी कर्जे अदा करते करते रहते हैं। यही वजह है कि जब आप वेस्ट में किसी से पूछते हैं कि आपने सेविंग क्या की, तो उनकी सेविंग बेसिकली यही होती है कि गाड़ी का लोन जा रहा है, घर का लोन जा रहा है, और जो एजुकेशन के लिए स्टूडेंट लोन लिया था उसकी किस्तें जा रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनकी जेब के अंदर कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि सारे का सारा इनकम के ऊपर टैक्स खड़ा हुआ है। तो जो पैसा उनके पास आता है वो सारा पैसा निकल जाता है, उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं आती। यही वजह है कि वहां पर कितने लोग हैं वो हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, या उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो पे नहीं कर पाते। अच्छा, एक तो ये चीज आपने समझनी है कि इस्लाम में ये तरीकाकार नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कर्ज हसना का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, अकरिदुल्लाह कर्दन हसना। यानी इस्लामिक स्टेट के अंदर कर्ज हसना का मतलब यह है कि ऐसी लोन पॉलिसी आएगी जो एहसान की बुनियाद पर काम करेगी। इसीलिए इस्लाम के अंदर अल एहसान नामी एक पॉलिसी है जो सोशल जस्टिस सिस्टम को कायम रखती है। उसका मतलब ये होता है कि आपने, स्टेट के पास चूंकि खजाना होता है, ठीक है, बैंक होता है, उनके पास फंड्स होते हैं, आप लोगों को इजी लोन पॉलिसीज की बुनियाद पर लोन दें। छोटी छोटी मार्केट्स खड़ी हों, छोटे छोटे स्टॉल्स खड़े हों, लोगों का रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, छोटी छोटी मिल, छोटी छोटी जो लूमें हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, सिंगल हैंडेड, इस तरह की चीजें खड़ी हों। तो लोगों को कर्ज हसना देना, कर्ज हसना का मतलब यह है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी आप लोगों से कम कमाएं, उनको ज्यादा मौका दें कि वो बेनिफिट कमाएं ताकि वो अदा कर सकें। तो ये अल्लाह ताला का उसूल था। इसी बुनियाद के ऊपर कर्ज हसना की बुनियाद पर कितने ही कर्जों को मुसलमानों की रियासत के अंदर हजरत उमर फारूक के जमाने में भी और बाद में भी माफ किया गया। इसी बुनियाद पर माफ किया गया कि वो लोग उस कर्जे को अदा नहीं कर सकते थे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझना है। इस पर एक किताब मैं पब्लिक के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ, फिक्हुज़ ज़कात, डॉक्टर यूसुफ अल करदावी की 2 वॉल्यूम्स में किताब है, बड़ी। मुझे नहीं पता उर्दू में या इंग्लिश में है कि नहीं, अरबी में किताब लिखी है। बेसिकली वो पीएचडी लेवल के थीसिस
यानी एक इंसाइक्लोपीडिया है ज़कात के कॉन्सेप्ट को समझने और इस्लामिक इकोनॉमिक, यानी सिर्फ ज़कात नहीं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए। अच्छा, ये चीज आपने समझनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और किताब भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ इसी तरह। एक किताब यूसुफ अल करजावी की कर दी जो बड़ी है, फिक्ह ज़कात। उससे छोटी किताब है अबू ज़हरा की, बड़े जबरदस्त स्कॉलर गुजरे हैं, उनकी किताब है अल मुज्तमा उल इंसानी फी ज़िल्लिल इस्लाम। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में मिल जाएगी। बहुत शानदार किताब है इस्लामिक सोशल जस्टिस सिस्टम को या इस्लामिक सोशल सोसाइटी सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के लिए और कलेक्टिव जो अप्रोच है इस्लाम की सोसाइटी की तरफ को समझने के लिए। अल मुज्तमा उल इंसानी फी ज़िल्लिल इस्लाम, शानदार किताब है। अच्छा, अब आ जाता है वापस। तो ये आपने समझना है कि इस्लाम का ये क्या तरीकाकार होता है। इस पर अब आपका कोई है कंसर्न तो वो जरूर रखें, जो आपका कोई एतराज है उसको ले लेंगे। अच्छा, एक और चीज आपने समझनी, ज़कात जो है बेसिकली अगर कोई इंसान नहीं देता है तो जिस तरह स्टेट लेवल के ऊपर अगर कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा, उसके ऊपर ताजीर लगती है, इसी तरह इस्लामिक स्टेट जो है वो ज़कात निकलवाती है। ये याद आपने रखना है कि ज़कात एहसान नहीं होता, सदके में और ज़कात में फर्क है। ये पूरा एक डिपार्टमेंट, एक पूरी कैटेगरी, एक पूरी एक ये समझ लें आप स्टेट लेवल की कैंपेन है। यही वजह है कि सूरत तौबा सूरत 9 है और आयत नंबर है 60। इसमें 8 किस्म के लोगों का बताया गया है कि जिनके ऊपर ज़कात की अदायगी, ज़कात का जो उस सर्कल के अंदर आएंगे सोसाइटी में। उनमें एक कैटेगरी है वल आमिलीना अलैहा, जो ज़कात के सिस्टम को लेकर चलेंगे। आमिलीना अलैहा से ये इन्फर किया जाता है फुकाहा के हाँ कि ज़कात लोग इंडिविजुअली नहीं देंगे, ये स्टेट को दी जाती है। ज़कात स्टेट को ना देना और स्टेट का उसको आगे इम्प्लीमेंट ना करवाना या उसको आगे तरीके से ड्रेन ना करना, ये स्टेट के फेल होने की और इस्लामिक सिस्टम के प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना होने की निशानी है। यही वजह है कि खालिद इब्नुल वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्तदाई जमाने में जब ज़कात के हवाले से एक मुहिम के तौर पर भेजा था, तो खालिद इब्नुल वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन लोगों से लड़ने के लिए गए थे ज़कात ना देने वालों से, उन्होंने ज़कात का इनकार नहीं किया था। ये याद रखें, फर्क समझें। मुनकरीने ज़कात नहीं कहा जाता उनको, मानेईने ज़कात कहा जाता है। मानेईने ज़कात और मुनकरीने ज़कात में फर्क है। मुनकरीने ज़कात उनको कहते हैं जो ज़कात का इनकार कर दें कि ज़कात है ही नहीं सिरे से, उनके कुफर में तो कोई शक शुबा नहीं। मानेईने ज़कात फिस्क और फजूर का इर्तिकाब करते हैं, स्टेट से बगावत का। मानेईने ज़कात का मतलब ये होता है कि वो लोग ये कहें हम स्टेट को ज़कात नहीं देंगे, हम अपने फंड्स को रीजनल लोकल लेवल पर हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। यही उन लोगों ने किया था। वो ये कहते थे कि ज़कात हम सेंटर को नहीं देंगे। इसको यूं समझें कि आप जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन के बाद वहां पर स्टेट्स बनी, मगर स्टेट्स के पास अब वहां पर ये इख्तियार हासिल है कि हर स्टेट अपने लेवल के मुताबिक बजट तैयार करती है, अपने लेवल के मुताबिक फंडिंग करती है, और जितनी ज्यादा प्रोग्रेस कोई स्टेट करती है, यही वजह है कि अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स अमीरी और गरीबी और बजट के हवाले से वाज़े फर्क नजर आता है। यानी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो बड़ी चीप हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनका बजट बहुत बड़ा है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनका बजट बहुत थोड़ा है। यही हाल कनाडा के अंदर है, यही हाल यूरोप के अंदर है, क्योंकि वजह यह है कि हुआ ये कि कुछ स्टेट्स ने जब प्रोग्रेस की और उन्होंने प्रोडक्टिविटी पैदा की और उन लोगों ने उन फंड्स को अपने तक रखा, तो वो स्टेट्स तो अमीर होती चली गई। जैसे मिसाल के तौर पे टेक्सास है, ठीक है, स्टेट काफी ज्यादा अमीर समझी जाती है क्योंकि वहां रिच है, ऑयल निकला 1920 से, बहुत रिच मानी जाती है कंपेयर टू दूसरी स्टेट्स जहां पर बड़ी गुर्बत है, लोग बड़े बदहाल हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। हुआ ये कि पूरे मुल्क में चंद इलाके ऐसे हैं जो इलाके कमर्शियल हब बने, इकोनॉमिक प्रोडक्शन हुई, वो लोग उठे, और चंद इलाके बहुत पीछे रह गए। इस्लाम का मानना यह है कि इस्लाम जिस रियासत को अपनी रियासत क्लेम करता है वो पूरी की पूरी रियासत को यकसा ऊपर उठाता है, पॉवर्टी लाइन से एकदम सबको ऊपर उठाने के लिए कोशिश करता है। जैसे मिसाल के तौर पर चाइना ने कदम उठाया, चाइना ने ये कोशिश की कि जो स्टेट्स आगे निकल चुकी हुई हैं, जो इलाके ज्यादा अमीर हैं, उन्होंने सब ने कोशिश की कि हम
जो इलाके पीछे रह गए हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, फैक्ट्रीज खड़ी करने में, कॉलोनीज बनाने में, मार्केट्स क्रिएट करने में, एयरपोर्ट्स तामीर करने में, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट करने में हम मदद करें, ताकि पूरे मुल्क को यकसा ऊपर उठाया जा सके। इस्लाम इसी चीज का कायल है कि सेंटर से फैसले जाएं ताकि वो पूरे मुल्क को यकसा देखें। जब स्टेट लेवल पर आप डिवाइड करते हैं तो कुछ स्टेट्स पीछे रह जाती हैं, कुछ स्टेट्स आगे चली जाती हैं। ये चीज मैसिव इन्फ्लक्स का सबब भी बनती है। यही वजह है कि वो स्टेट्स आपको खाली होती और वहां पर होमलेस लोग, ड्रगी लोग, क्रिमिनल्स की बड़ी तादाद अमेरिका की स्टेट्स में दिखाई देती है, क्योंकि उन स्टेट्स की तरफ गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। तो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो ट्रेवल करके टेक्सास में, कैलिफोर्निया में या इन जगहों पर जाने, या उन खास जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं जो कमर्शियल हब बने हुए हैं, और मुल्क का एक हिस्सा डस्टबिन के तौर पर यूज होता है और स्टेट्स के कुछ हिस्से जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इस्लाम इस चीज का कायल नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि आपको यकसर तमाम मुल्कों को एक जैसा रखकर, यानी तमाम एरिया को एक जैसा रखकर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा मतमा नजर है। इसके हवाला कोई और इसके अलावा आप बात करना चाहते हैं, कर ले मेरा भाई। जी, मतलब आपने जो पॉइंट्स बोला वो तो थोड़ा लॉजिकल लगता है, पर उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आज के दुनिया में कोई कंट्री कर रहा है मतलब, और उसका हाँ। अगर कोई कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है मतलब? जबरदस्त। रशिया ने रिसेंटली, अल जजीरा के ऊपर न्यूज आई थी, रशिया ने अपनी चंद स्टेट्स में पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया, ये पिछले नवंबर 2023 में, पिछले महीने। तो पायलट प्रोग्राम है इस्लामिक बैंकिंग का, वो उन्होंने टेस्ट के तौर पर चंद स्टेट्स के अंदर किया है। अब उसका रिजल्ट रशिया के सामने आएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इजी लोन पॉलिसीज हैं, फ्री ऑफ इंटरेस्ट सारा सिस्टम है। तो याद रखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट मॉडर्न डे दुनिया के अंदर नहीं किया गया। उसके पीछे रीजंस हैं। उसके पीछे तकरीबन डेढ़ एक सदी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ, रोथस्चाइल्ड फैमिली ने या जो आपका फेडरल रिजर्व बैंक था जो यूरोप से स्टार्ट हुआ, बेसिकली उनका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली जो है वो काबू किया जाए और उसकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो हिलाई जाएं। इसीलिए बड़े बड़े बैंक्स वहां पर खोले गए और पूरी दुनिया का जो सोना है वहां इकट्ठा करने की कोशिश की गई। ये आपको याद रखना है कि इकोनॉमीज गोल्ड की बेस पर काम करती हैं। अभी जो डॉलर की बुनियाद पर इकोनॉमी खड़ी की गई है, ब्रिक्स उसको तोड़ रही है, जिसमें इंडिया भी पार्ट प्ले कर रहा है, चाइना है, रशिया है, ईरान है, कतर है, और दूसरे लोग अब इन्वॉल्व होते जा रहे हैं ब्रिक्स के अंदर। तो आपको पता चलेगा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन की तरफ जाएगी जैसे जैसे डॉलर नीचे आएगा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जब आपने मॉडर्न डे इकोनॉमिक सिस्टम को समझना है तो आपको करेंसी वॉर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि करेंसीज की बेस के ऊपर आपका बैंकिंग सिस्टम काम करता है और बैंकिंग सिस्टम जो है वो आपका पीछे गोल्ड की वैल्यू की बुनियाद पर चलता है। अब गोल्ड इतना है नहीं है जितनी करेंसी यहाँ पर स्प्रेड कर दी गई है। ये एक नॉन फैक्ट है, बड़ा ओपन सीक्रेट है, को मैं कोई गहरी बात नहीं कर रहा। अब हुआ ये कि इस बैंकिंग सिस्टम ने इतने बड़े बड़े मुल्कों को मकरूज कर दिया हुआ है कि वो लोग नए प्लान्स की तरफ तवज्जो कर रहे हैं स्लोली। याद रखें, जब कोई जितना पुराना सिस्टम होता है उसको स्क्रैच करने में, धोने में और नई चीज को खुरेज कर सामने लाने में आपको टाइम लगता है। अब रशिया ने जो पायलट प्रोग्राम सामने रखे हैं, आपको इसके नताइज नजर आ जाएंगे और आपको पता चलेगा। पाकिस्तान के अंदर एक बैंक है जो बड़े पैमाने पर इस्लामिक बैंकिंग को, यानी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हुए बैंकिंग कर रहा है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि लगातार 5वां साल है उसका वन ऑफ द टॉप बेस्ट बैंक्स का अवार्ड उसको मिला है। मिडल ईस्ट की बैंकिंग जो कंपनीज हैं या इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सराहा है, मीजान बैंक उसका नाम है। आप उनकी पॉलिसीज को पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस्लामिक और इंटरेस्ट फ्री, बहुत कम, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो किसी सिस्टम को रोल बैक करने के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता काम करना है। ओवरनाइट इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं आएगा, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका गिला ठीक है और ये गिला हमारा भी है कि किसी मुल्क ने प्रॉपर तरीके से, ना इवन मुस्लिम कंट्रीज ने प्रॉपर तरीके से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को रखा नहीं है। अब उसके पीछे आपको जियोपॉलिटिक्स को समझना है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर सूद के खिलाफ मुहिम चली और हमने, यानी जो बड़े बड़े इस्लाम के हामी लोग थे वो इसके खिलाफ आवाजें उठाते रहे। उन्होंने कहा कि भाई सूद नहीं होना चाहिए, मगर IMF नहीं मानता। IMF आपको लोन देता ही अपनी कंडीशंस के ऊपर है। अब पाकिस्तान अगर लोन फ्री बनना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो
इस बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकले, वो नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। वो प्रैक्टिकली फॉर एनी रीजन वो उससे निकल नहीं पा रहा। ईरान के साथ क्या हो रहा है? ईरान ने जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को छोड़कर पीछे हटकर उन सेट से हटकर काम करने की कोशिश की फॉर एनी रीजन, जो भी पीछे डिटेल्स हैं, वहां आपको बड़े बड़े जुनाब इन्वेस्टर्स जो हैं वो घुसते ही नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। तो ये आपने याद रखना है, जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है वो इंटरेस्ट की बेस पर और अपनी पॉलिसीज की बेस पर चल रहा है। आपको यहां तक आपको जानना चाहिए कि आईएमएफ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिसेंटली, उस कॉन्ट्रैक्ट में यहां तक कंडीशंस रखी गई कि आपके चाइना के साथ, यानी पाकिस्तान के चाइना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनको टेबल पे रखे और हमें बताएं कि चाइना के साथ किस तरह लोन ले रहे हैं। आईएमएफ को तो छोड़ देना, आप मुसलमानों से ये तवक्को कर रहे थे कि वो आपको कर्ज हसाना देंगे। सऊदी अरब ने आपको किस तरह लोन दिया, कितने % इंटरेस्ट के साथ, और कितनी चीजों को गिरवी रखा। यूएई किस तरह है आपके साथ, ये तो मुस्लिम कंट्री से ना, चाइना की तो बात ही मैं नहीं कर रहा। आईएमएफ से क्या गिला करें? क्यों सऊदीया क्यों इस तरह आपको कर्ज देता है इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर? क्योंकि पीछे अमेरिका बैठा हुआ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एफएटीएफ है, ये सारे इदारे बैठे हुए हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रूल करने के लिए अपने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ये सैंक्शंस और ये रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं कि आप अपना इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा ही नहीं कर सकते। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं जो बेस्ट सेलर गई है, व्हाई नेशंस फेल। वो बुक अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, उनकी पॉलिसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं और वहां पर अपना तरीकाकार लागू करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस बैंकिंग सिस्टम को तोड़कर नए सिस्टम को सामने लाना जरूरी है, मगर वो उतना ही ये समझ लें आप, जैसे जनाब जितना मुश्किल हनुमान का सूरज खाना है, हाँ इतना ही मुश्किल है आसान लफ्जों में। ठीक है, और मतलब ये तो अभी करंट सिचुएशन का आप बात कर रहे हैं, जैसे पहले पुराने जमाने में कभी ये सिस्टम पूरा इम्प्लीमेंट हुआ था, मतलब आपका जो बैंकिंग सिस्टम जी 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 बिल्कुल हुआ था। तो इसका उस टाइम का जो हुआ था तो उसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब उसका उस टाइम का जीडीपी क्या बाकी कंट्री से ज्यादा था, मतलब जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था 100%? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपको उमर बिन अब्दुल अजीज जो हैं उनके टाइम को पढ़ना पड़ेगा, बनु उमैया के जमाने में। हजरत उमर फारूक के जमाने में इसके कुछ असरात आपको दिखाई देते हैं, मगर इसका जो एपिक है वो उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने के अंदर है। आपको जानकर हैरानगी होगी, मगर ये बात कहते हुए खुशी नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, एक किताब है अंसाबुल अशराफ इमाम बलाजरी की। किताब के बारे में कुछ लोग कहते हैं ठीक नहीं है, मगर चूंकि अब आपने पूछा है तो चंद इशारे वहां से मिलते हैं तो उनको मैं रख देता हूं। इमाम बलाजरी की एक किताब है अल अंसाबुल अशराफ, उसमें उन्होंने बनु उमैया के बादशाहों का जिक्र करते हुए कहा है कि जो अब्दुल मलिक था ना, अब्दुल मलिक जब वो बादशाह बना तो आपको, जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए भी हैरानगी वाली बात थी कि उस बंदे की सिर्फ जुराबों के जोड़े, सॉक्स होती है ना सॉक्स, इनके जोड़े 500 से 600 के करीब सिर्फ सॉक्स के जोड़े पैक हुए थे, जोड़े सॉक्स के। बाकी कपड़े तो छोड़ दो ना, आपने सारी जिंदगी में 3-4 सॉक्स पे गुजारा कर दिया होगा। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, मेरी सॉक्स फट जाती हैं, अंगूठा बाहर निकल आता है, फिर सोचता हूँ यार जेब से पैसे निकालूं को सॉक्स ले लूं। ये लेवल हो गया था लोगों का लाइफस्टाइल का। हर बंदे के घर में खादिम होता था, आपको जानना चाहिए। यानी मेड रखना, सर्वेंट रखना ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मेड और सर्वेंट जो होता है वो सिर्फ सैलरी पर नहीं चलते थे कि 8 से 5 नौकरी की और चले गए ऑफिस बॉय की तरह, बल्कि उस टाइम के ऊपर मेड और सर्वेंट रखने का मतलब ये होता था उनकी शादी का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनकी बीमारी का खर्चा, उनकी रिहाइश, खाना पीना, रेजिडेंस, उनकी हेल्थ, हर चीज, और उनके जो वो अगर कोई क्राइम कर देंगे तो उनको भी आपने फेस करना है। जैसे कफील सिस्टम है, सऊदीया के अंदर अभी भी रखा हुआ है। इस तरह अभी तो उन्होंने जान छुड़वा ली ना, वो तो बेचारे पैसे कमा कमा के कफीलों को देते रहते हैं।
इस तरह के सिस्टम को वहां पर इंप्लीमेंट करा के लोगों के पास अपने मेड मौजूद होते थे। ये अगर आप पढ़ेंगे डिटेल के साथ तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हजरत उमर फारूक के जमाने से लेकर आगे थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया, मगर उमर बिन अब्दुल अजीज के करीबन 2.5 साल का अरसा